नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है अपने चैनल संतोष जी के एक्सप्रेस में। और आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के ज्वालामुखी चैप्टर के बारे में। तो आज का हमारा चैप्टर ज्वालामुखी होगा। आज हम ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। कि ज्वालामुखी किसे कहा जाता है। पहली बात हम बात करेंगे परिभाषा की। किसकी बात करेंगे? परिभाषा। ज्वालामुखी किसे कहा जाता है। देखो, ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से निकलने वाला तरल तप्त पदार्थ को क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, संरचना से निकलने वाला तरल तप्त पदार्थ। देखो, तरल तप्त का मतलब है, तप्त का मतलब गर्म। तप्त का मतलब क्या होता है? गर्म। और तरल का मतलब क्या है? लिक्विड। तो गर्म पदार्थ का मतलब है, देखो, हमारे गैस, वाष्प, धुआं आदि जो निकलते हैं ना। अब यहाँ पर ये मैग्मा के बारे में अध्ययन करेंगे आगे। इस मैग्मा का ही लावा होता है। तो तरल पदार्थ को क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी कहा जाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से निकलने वाला तरल तप्त पदार्थ, जिसमें हमारी गैस हो गए, वाष्प हो गए, धुआं हो गए आदि का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? ज्वालामुखी। अब देखो, ज्वालामुखी क्रिया। अब क्या होता है ज्वालामुखी क्रिया? अब अपन बात करेंगे कि ज्वालामुखी होता क्या है। देखो, पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये क्या हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत पे जहां से हमारा ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इसको ध्यान से समझना है। हमारी सारी की सारी जो स्थलाकृति आएंगी वो हमारी इसमें आएंगी। देखो, इस तरीके से हमारे क्या ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो जहां से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वह स्थान जहां से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? ज्वालामुखी उद्गार केंद्र। ज्वालामुखी अधिकेंद्र बोलते हैं, अधिकेंद्र या उद्गम केंद्र। अब ज्वालामुखी ये तो क्या है? हमारा अधिकेंद्र, जहां से ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। यहां पे लिख देता हूं मैं, जहां से ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, जहां से ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन? ज्वालामुखी अधिकेंद्र। और ज्वालामुखी अधिकेंद्र का जो ऊपरी भाग में पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? उत्केंद्र। देखो, इसमें ध्यान रखना, उत्केंद्र जब बोलेंगे आप, जब पृथ्वी की ऊपरी परत पर आ जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? उत्केंद्र। जैसे मान लीजिए ये तो हमारा अधिकेंद्र हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, और ये पृथ्वी की ऊपरी परत है, तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे अपन? अधिकेंद्र। उत्केंद्र बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? उत्केंद्र। अब देखो क्या होता है, अब ये जो ज्वालामुखी जो हमारे उत्पन्न हो रहे हैं हमारे एक केंद्र से, अब इसका जो ये तो स्थलाकृति बन गई, इसे बोलते हैं अपन ज्वालामुखी शंकु। इसे क्या बोलते हैं अपन? ज्वालामुखी शंकु। अब अपन इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ज्वालामुखी शंकु किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी उद्गार केंद्र की वह स्थलाकृति जो हमारे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आते ही जो स्थलाकृति बनाती है, उसे क्या बोलते हैं अपन? ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी शंकु। अब ये जो ज्वालामुखी शंकु है, ये जब हमारे अधिक क्षेत्र में विस्तृत हो जाती है, किस क्षेत्र में विस्तृत हो जाती है? अधिक क्षेत्र में, पहाड़ों का रूप धारण कर लेती है। जैसे देखो, अब ये बहुत बड़ी स्थलाकृति हो गई। क्या हो गई? बहुत बड़ी स्थलाकृति हो गई। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? ज्वालामुखी पर्वत। इससे क्या बोलेंगे?
ज्वालामुखी पर्वत। जब ज्वालामुखी उद्गार का वह क्षेत्र जो बड़े स्थलाकृति के रूप में धारण कर लेता है उसे क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। और वह क्षेत्र जो ज्वालामुखी का रूप धारण करता है उसे क्या बोलता है, ज्वालामुखी शंकु। वह केंद्र जहां से ज्वालामुखी का उद्गम होता है, जहां से उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, अधिकेंद्र। और ज्वालामुखी की पृथ्वी की ऊपरी परत पर पाए जाने वाला सीधा जो केंद्र होता है जहां पे उत्पन्न होती है ये, उसे क्या बोलते हैं अपन, उत्केंद्र। जब पृथ्वी की ऊपरी परत पर होगा तो उसे उत्केंद्र बोलेंगे, और जब पृथ्वी की निचली सतह पर जहां से ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है जो केंद्र होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, अधिकेंद्र। अब देखो ये जो ज्वालामुखी यहां पर है तो तब इसे क्या बोला जाता है, मैग्मा। क्या बोला जाता है, मैग्मा। सीधे सीधे शब्दों में ये ध्यान रखो कि जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो तरल पदार्थ होता है तब उसे मैग्मा कहा जाता है, और जब यही मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी परत पर आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, लावा। क्या बोला जाता है, लावा। देखो अब क्या होता है, जब ज्वालामुखी जिस नली की सहायता से, ज्वालामुखी जिस नली की सहायता से निकलती है उसे क्या बोलते हैं अपन, ज्वालामुखी नली। ज्वालामुखी नली, इनके बारे में परिभाषा लिख दूंगा, अभी तो मैं आपको क्या ये समझा रहा हूं कि ज्वालामुखी जिस नली से निकलती है उसे बोलता है अपन ज्वालामुखी नली। अब देखो क्या होता है, ये जो ज्वालामुखी है ना, अब जैसे देखो इधर भी एक स्थलाकृति बन गई, इधर भी स्थलाकृति बन गई, तो ये ज्वालामुखी की जो नली है ये क्या है, जैसे ज्वालामुखी हो गया उद्गम हो गया उसका, तो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। तो ये जो हमारा क्षेत्र है ना ज्वालामुखी नली के ऊपर का जो क्षेत्र, ये क्या है, छोटी झील का निर्माण कर लेता है। कैसी झील का निर्माण कर लेता है, छोटी झील का। देखो उसमें समझना कि जैसे ये हमारी क्या ज्वालामुखी नली है, अब ज्वालामुखी नली ज्वालामुखी उद्गम हो गया, ठीक है। अभी ज्वालामुखी चारों तरफ फैल गई, तो ये क्या है, जो ज्वालामुखी जब जैसे बंद हो जाती है ना, तो ये जो क्षेत्र है इसका, इसमें क्या बरसात का जल भर जाता है, जिसे बोलते हैं अपन क्रेटर। जिसे क्या बोलते हैं अपन, क्रेटर। अब क्रेटर में जब बरसात का पानी भर जाता है तो ऐसे ही बोलते हैं अपन क्रेटर झील। क्रेटर झील, देखो समझना, जो जिस नली की सहायता से ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसे क्या बोलता है, ज्वालामुखी नली। जब ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में रहता है तो उसे मैग्मा बोलते हैं। जब ये ज्वालामुखी ऊपरी परत पर आ जाता है तो इसे लावा बोलते हैं। और जब ये ज्वालामुखी की जो स्थलाकृति अत्यधिक बड़ा रूप धारण कर लेती तो उसे ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। और जब ज्वालामुखी हमारे पृथ्वी के बराबर भागों में फैल जाते तो उसे ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है, देखो अब इसमें ज्वालामुखी नली का जो ऊपरी क्षेत्र होता है, जैसे देखो मैं आपको इसका उदाहरण दूं, जैसे ये हमारी क्या ज्वालामुखी नली है। अब ये जो ज्वालामुखी का उद्गम केंद्र है, जैसे अपन उत्केंद्र बोलते हैं, अब यहाँ पे क्या ये बरसात का पानी, बरसात आएगी तो ये क्या बोला जाएगा इसको, क्रेटर झील। बरसात का पानी जब भर जाता है, बरसात का पानी भर जाता है तब क्या कहलाएगी, क्रेटर झील। अब क्रेटर झील जब बड़ा आकार ग्रहण कर लेती है तो इसे क्या बोलते हैं अपन, कोल्डेरा। क्रेटर झील मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इन सबको मैं परिभाषा लिख के बताता हूँ, सारी जब अच्छी तरीका समझ में आएगी तो मैं अब स्थलाकृति बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है। क्रेटर, क्रेटर का बड़ा आकार क्या कहलाता है, कोल्डेरा। क्या कहलाता है, कोल्डेरा। जो आपने पढ़ा हो तो विश्व का सबसे बड़ा कोल्डेरा ओशो जापान में, कहां पे, ओशो जापान में। और जब हमारे नली में पानी भर जाता तो ये क्या कहलाते हैं, क्रेटर झील। तो ये तो हमारी क्या है, स्थलाकृति है। क्या है ये, स्थलाकृति है। अब इनके बारे में अपन पूरे विस्तार से पढ़ेंगे तब अपने को समझ में आ जाएगी ज्वालामुखी पर्वत किसे कहा जाता है। जब अपन परिभाषा लिखेंगे इनकी तो तब अपने को ये समझ में आ जाएगा। अब देखो ज्वालामुखी होती कितने प्रकार की है, तो ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अब मैं क्या इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिर हमारे बड़ा चैप्टर हो जाएगा जब अपन परिभाषा लिखेंगे, तो मैं इनकी परिभाषा क्या है इनको आपको ये समझा दूंगा कि परिभाषा भी हमारे इस तरीका से इसमें लिखनी है। ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है साहब, 3 प्रकार की होती है। मैं आपको इस परिभाषा को मिटा के ज्वालामुखी के प्रकार लिख देता हूं, है ना। ज्वालामुखी प्रकार क्या है, प्रकार। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी,
सुसुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। अब इनके बारे में आपको विस्तार ये बताता हूं परिभाषा की। सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त और मृत ज्वालामुखी किसे कहा जाता है? देखो सक्रिय ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता है, जिसमें हमेशा उद्गार रहता है। उसमें सबसे लिख रहा है देखो सक्रिय ज्वालामुखी, तो वह ज्वालामुखी जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता है। जैसे आपने पढ़ा हो तो देखो स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली एक ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, तो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहली बात अपन परिभाषा की बात करते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहा जाता है। तो वह ज्वालामुखी जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता है उसे क्या बोलता है अपन? सक्रिय ज्वालामुखी। अब बात करते हैं अपन सुसुप्त ज्वालामुखी। देखो सुसुप्त का मतलब जैसे अपन कहेंगे कि अभी सुसुप्त है, जैसे मतलब कुछ टाइम उद्गार हो गया, उसके बाद में पता नहीं कब उद्गार हो। जैसे एक बार उद्गार होने के बाद में कोई समय फिक्स नहीं होता, लेकिन उसमें उद्गार जरूर होगा अगले वाले टाइम में। तो सुसुप्त ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद में कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद या कुछ महीने बाद उद्गार होता रहता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? सुसुप्त ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं कि वह ज्वालामुखी जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता है। सुसुप्त ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जो जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद में फिक्स कोई समय नहीं रहता कब उद्गार हो, लेकिन उद्गार जरूर होगा। और मृत ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद में, एक बार ज्वालामुखी उत्पन्न होने के बाद में कभी भी ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं होगी दोबारा। जैसे मतलब मृत का देखो सीधे शब्दों में लिख रहा है, मृत का मतलब मरना। मृत का मतलब क्या है? मर जाना। एक बार उत्पन्न होने के बाद में आदमी जैसे मर जाता है ना, बाद में दोबारा उत्पन्न नहीं होता, तो उसी प्रकार से इसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता है वो सक्रिय, जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद में दोबारा कब उद्गार हो कोई निश्चित फिक्स समय नहीं रहता, उसे क्या बोलते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जो एक बार उद्गार होने के बाद में दोबारा कभी भी उसमें उद्गार नहीं होता। उद्गार का मतलब होता है उत्पन्न नहीं होती, उसे क्या बोलता है अपन? मृत ज्वालामुखी। अब देखो अब कुछ अपन क्या है, कुछ ज्वालामुखी के बारे में अपन अध्ययन करते हैं जो हमारे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी नदी, क्रेटर किसे कहा जाता है, क्रेटर झील किसे कहा जाता है, कोल्डेरा किसे कहा जाता है, मैग्मा, ज्वालामुखी अधिकेंद्र, उद्गम के उत्केंद्र और ज्वालामुखी संकुल। ठीक है, ये हमारे ज्वालामुखी की कुछ इस तरह कृति जो साथ में एक बार अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा बता दूं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वह भाग, वह स्थान जहां से ज्वालामुखी उत्पन्न होती है उसे ज्वालामुखी अधिकेंद्र कहा जाता है, उसे ज्वालामुखी अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र का ऊपरी भाग, जैसे देखो ये हमारी पृथ्वी है, इसका जो ऊपरी भाग है, ये तो आंतरिक भाग हो गया, ये ऊपरी भाग है, तो ऊपरी भाग क्या कहलाता है? उत्केंद्र। ज्वालामुखी के पृथ्वी की ऊपरी भाग क्या कहलाता है? उत्केंद्र। ज्वालामुखी शंकु, अब बात करते हैं अपन ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु उस इस तरह कृति को कहा जाता है जो ज्वालामुखी उत्पन्न होने के बाद में बराबर भागों में दोनों तरफों में फैल जाते हैं, तो जिस इस तरह कृति का निर्माण करते हैं उसे ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। फिर आता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी शंकु जब अपना विस्तृत रूप धारण कर लेता है, बड़ा आकार धारण कर लेता है, तो पर्वतों का निर्माण हो जाता है, उसे बोलते हैं अपन ज्वालामुखी पर्वत। उसे क्या बोलते हैं अपन? ज्वालामुखी पर्वत। अब आते हैं देखो ज्वालामुखी नदी। जिस नदी की सहायता से, जिस छिद्र की सहायता से हमारा लावा मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी परत पर निकलता है, जिस नदी की सहायता से हमारा पृथ्वी का मैग्मा ऊपरी परत पर निकलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी नदी। देखो ये हमारा क्या है? अधिकेंद्र हो गया। अब इस नदी की सहायता से तो निकल रहा है ज्वालामुखी, तो इसे क्या बोलता है? ज्वालामुखी नदी। अब ये ज्वालामुखी नदी का जो ऊपरी भाग है इसे बोलते हैं अपन क्रेटर। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये हमारी क्या ज्वालामुखी नदी है, तो इसका जो ये ऊपरी भाग है ये क्या कहलाता है? क्रेटर। अब क्रेटर में जब बरसात का पानी भर जाता है ना, तो इसे बोलता है अपन क्रेटर झील। अब क्रेटर झील जब अपना बड़ा आकार ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या बोलता है अपन? कोल्डेरा। जो विश्व का सबसे बड़ा जो कोल्डेरा है ना वो ओशो जापान में है, ओशो जापान में। अब बात करेंगे अपन सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी बात करेंगे। अब कुछ ज्वालामुखी के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया सक्रिय ज्वालामुखी को कहा जाता है जिसमें हमेशा उद्गार रहता है। एक ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली। क्या है?
स्ट्रामबोली। स्ट्रामबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या बोला जाता है? प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता क्योंकि इसमें हमेशा उद्गार होता रहता है। तो जैसे देखो प्रकाश स्तंभ, अब जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता है उसे क्या बोला जाता है? अपन प्रकाश स्तंभ। तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अब देखो एक है ओजस डल सलाड़ो ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। यह जो ओजस डल सलाड़ो ज्वालामुखी विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला ज्वालामुखी है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला ज्वालामुखी है, जो कहां पाया जाता है? अर्जेंटीना में चिली देश की सीमा पर। यह कहां पाया जाता है? अर्जेंटीना व चिली देश की सीमा पर। ठीक है। स्ट्रामबोली इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ओजस डल सलाड़ो ये क्या है? जापान में। देखो मेन रूप से तो कहां है? जापान में। कहां है? जापान में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डल सलाड़ो। अब बात करेंगे अपन दूसरी ज्वालामुखी की। देखो एक ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी सर्वाधिक ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है, सर्वाधिक ऊंचा। और मैंने अभी लिखा था सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित और सर्वाधिक ऊंचे में अंतर होता है। देखो तो कोटोपैक्सी विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी वो कौन सा है? कोटोपैक्सी। कौन सा है? कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में है। जो कहां पे है? मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, इक्वाडोर। कहां पे है? इक्वाडोर में। अब देखो, अब एक है हमारा वैरनद्वीप ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? हमारा वैरनद्वीप ज्वालामुखी। कौन सा है? वैरनद्वीप ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? हमारा वैरनद्वीप, जो अंडमान निकोबार में। जो कहां पे है? ये अंडमान निकोबार में। कहां पे? अंडमान निकोबार में। तो ये तो हो गया हमारे सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में कुछ पॉइंट। अब बात करेंगे अपन सुसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। अब बात किसके बारे में करेंगे अपन? सुसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। तो अब हमारा अगला चैप्टर कौन सा होगा? सुसुप्त ज्वालामुखी।
सुषुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। मैंने अभी आपको बताया कि सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहा जाता है। सुषुप्त ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद में कुछ समय बाद उद्गार हो, कुछ समय बाद उद्गार हो, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। वह ज्वालामुखी, वह ज्वालामुखी जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद, उद्गार होने के बाद कुछ समय बाद, कुछ समय बाद उद्गार होता है, उद्गार होता है, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। उसे सुषुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। जैसे देखो कुछ सुषुप्त ज्वालामुखी है, एक है विसुवियस, एक क्या है? विसुवियस, जो कहा है हमारा इटली में। और भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम। कौन सा है? नारकोंडम, भारत का एकमात्र। कहां पे ये? भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो कैसा है? सुषुप्त। कैसा है? सुषुप्त। दूसरा है हमारा क्राटोकाओ। तीसरा कौन सा है? क्राटोकाओ ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। तो ये क्या है? कुछ सुषुप्त ज्वालामुखी। जो भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है हमारा? बैरंदीप, जो अंडमान निकोबार में। अब बात करेंगे हमारे मृत ज्वालामुखी की। अब बात किसकी करेंगे हम? मृत ज्वालामुखी की। मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद में कभी दोबारा उद्गार नहीं होता, उसे क्या बोला जाता है? मृत ज्वालामुखी। वह ज्वालामुखी, वह ज्वालामुखी जो एक बार उद्गार होने के बाद कभी दोबारा उद्गार नहीं होता, कभी दोबारा उद्गार नहीं होता, उद्गार नहीं होता, उसे मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। मृत या शांत ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मृत ज्वालामुखी। मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, जिसमें अपन कुछ ज्वालामुखी देखो क्या है? कलिमंजारो, कलिमंजारो, पोप गुआना, पोप गुआना, एमडेला, एमडेला। ये क्या है? हमारे कुछ मृत ज्वालामुखी। तो भाई कलिमंजारो ना अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी, ध्यान रखना। मैंने कोटोपैक्सी के बारे में आपको बता दिया था। और एक है हमारा चिम्बारांजो। एक क्या है हमारा? चिम्बारांजो, चिम्बारांजो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। चिम्बारांजो ज्वालामुखी विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला मृत ज्वालामुखी है।
यह है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी है। दोस्तों ये तो रहा आज का चैप्टर हमारे ज्वालामुखी के बारे में। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा और आप दोस्तों ऐसे प्यार और ऐसे सपोर्ट बनाते रहें। आपका अपना संतोष जारोटे, अपने चैनल का नाम है संतोष जी के एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।